इस पुस्तक के इससे पूर्व के भाग में हमने क्या अध्ययन किया था? पाठ 1 समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसमें हमने यह जाना था कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आज इस भाग में हम क्या अध्ययन करेंगे? पाठ 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या होती है। ये जिस प्रकार एक व्यक्ति या परिवार की आय होती है, उसी प्रकार पूरे राष्ट्र की भी आय होती है। क्या होती है ये देखते हैं। एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक वर्ष में एक देश में जो भी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन हो, उसके कौन से मूल्य को? मौद्रिक मूल्य को या बाजार मूल्य को। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा। डॉक्टर मार्शल जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार किसी देश के श्रम तथा पूंजी प्राकृतिक साधनों पर काम करके प्रतिवर्ष भौतिक अभौतिक वस्तुओं का, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी शामिल हैं, उत्पादन करते हैं, यही उस देश की विशुद्ध वार्षिक आय या लाभांश होता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाएं। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। बच्चों, जीडीपी का नाम आपने बहुत अखबार या टीवी आदि के माध्यम से सुना होगा। तो देखते हैं कि ये जीडीपी क्या होती है। एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ ध्यान दें कि यहाँ घरेलू शब्द का प्रयोग किया गया है। घरेलू शब्द का प्रयोग एक देश की घरेलू सीमा को दर्शाने के लिए किया गया है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद एक देश की सीमा के अंदर का उत्पादन है। यहाँ यदि भारत देश की हम बात करें तो भारत देश के अंदर जो भी उसके साधन हैं, उनके द्वारा जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसका यदि मौद्रिक मूल्य जोड़ लें तो वह भारत देश का क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ यह बात ध्यान रखनी है कि एक देश की सीमा के अंदर विदेशी व्यक्ति भी कोई उत्पादन कार्य कर रहा हो तो उसको भी उस देश की जीडीपी में शामिल कर लिया जाएगा। अब देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देने पर जो उत्पाद शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद में यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखें, सकल घरेलू उत्पाद में सकल शब्द है और शुद्ध घरेलू उत्पाद में यहाँ शुद्ध शब्द है। ठीक है, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि सारी आय, और शुद्ध का मतलब होता है जिसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए। अब मूल्यह्रास क्या होता है? देश की कोई भी स्थिर पूंजी या मशीनें आदि हैं, उनमें लगातार ह्रास होता रहता है या उनके मूल्य में प्रत्येक वर्ष कमी आती रहती है। जैसे मान लीजिए आपके एक ट्रैक्टर का जो मूल्य है या उसकी जो वैल्यू है इस वर्ष 5 लाख रुपए है। यदि उस ट्रैक्टर को हम अगले वर्ष बेचना चाहें तो वह पूरे 5 लाख में नहीं बिकेगा, उससे कम में ही बिकेगा। हो सकता है 4 लाख में बिके, हो सकता है 3 लाख में बिके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक वर्ष बाद उस ट्रैक्टर की जो वैल्यू है वह कम हो गई, यानी कि उसके मूल्य में क्या हुआ? ह्रास हो गया। तो इसी तरह देश की जो जीडीपी है, तो इस प्रकार स्थिर पूंजी के मूल्य में ह्रास या कमी होती रहती है। ठीक है, जिसको यदि हम घटा दें तो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखें, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तो क्या करते हैं? मूल्यह्रास को घटा देते हैं सकल घरेलू उत्पाद में। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। मान लीजिए किसी वर्ष सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी 10 लाख रुपए है,
ठीक है, और 2 लाख रुपए का उसमें मूल्यह्रास हो गया है। तो एनडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे पता करेंगे? 10 लाख में से जो मूल्यह्रास 2 लाख रुपए का हुआ है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो इस तरीके से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाते हैं? मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या होता है। एक वर्ष में एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इससे पहले हमने जाना था घरेलू उत्पाद। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद में क्या अंतर हो सकता है? जो घरेलू उत्पाद है वह एक देश की सीमा के अंदर का उत्पादन है, चाहे वह उस देश के नागरिकों द्वारा किया गया हो या अन्य देश के नागरिकों द्वारा उस देश में किया गया हो। यहाँ देखें, यदि भारत देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? भारत देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा किए गए उत्पादन में जो भारतीय नागरिक अन्य देशों में उत्पादन कार्य कर रहे हैं उनके उत्पादन को भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक भारतीय जहाँ कहीं पे भी उत्पादन कार्य कर रहा है वह सब भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। अब देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देने पर जो उत्पाद शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखो कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? मूल्यह्रास को घटाते हैं। वहाँ शुद्ध घरेलू उत्पाद पता करना था तो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाया। यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाएंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दोनों में एक ही प्रकार से ज्ञात होता है, मूल्यह्रास को घटाकर। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में आपको अंतर दिमाग में हमेशा रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद देश के अंदर का उत्पादन होता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों का उत्पादन होता है, वे नागरिक कहीं पर भी निवास कर रहे हों। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं। बाजार कीमत और साधन लागत या कारक लागत। ठीक है, राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर भी ज्ञात की जा सकती है और साधन लागत या कारक लागत पर भी ज्ञात की जाती है। ठीक, तो देखें पहले कि बाजार कीमत क्या होती है। किसी वस्तु की वह कीमत जिस कीमत पर वस्तु बाजार में बेची जाती है उसे बाजार कीमत कहते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल बाजार में 50,000 की बेची जाती है तो वह कहलाएगी उसकी बाजार कीमत। और इस बाजार कीमत में क्या शामिल होता है? टैक्स। ठीक है, जब आप बाजार से कोई सामान लेकर आते हो तो आपको जो बिल प्राप्त होता है उस बिल पर जीएसटी भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। इस उदाहरण में देखें, एक शर्ट की बाजार कीमत क्या होगी? 550 रुपये। इसमें जीएसटी शामिल है। ठीक है, अब देखें साधन लागत या कारक लागत क्या होती है। किसी वस्तु के उत्पादन में साधनों पर होने वाला व्यय उसकी साधन लागत कहलाती है। इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इसमें से अप्रत्यक्ष कर हटा दिए जाएं तो वह क्या कहलाएगी? उसकी साधन लागत। उदाहरण के लिए एक शर्ट की साधन लागत 500 रुपये है। अब इनमें दोनों में अंतर ध्यान रखें कि जो साधन लागत है उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। उस वस्तु के निर्माण में साधनों पर जितना व्यय हुआ वह उसकी साधन लागत या कारक लागत होगी। जैसे एक शर्ट की साधन लागत इस उदाहरण में 500 रुपये है और बाजार कीमत क्या होगी? साधन लागत और जीएसटी दोनों को मिलाकर। ठीक है, कितनी हो गई? 550 रुपये। अभी हमने जो सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणाएं देखी थी उनको हम बाजार कीमतों पर भी ज्ञात कर सकते हैं और साधन लागत पर भी। ठीक है,
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। ये चारों ही बाजार कीमत पर भी ज्ञात कर सकते हैं और ये चारों साधन लागत या कारक लागत पर भी ज्ञात कर सकते हैं। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यदि बाजार कीमतों पर हम इनको ज्ञात करें तो इसमें अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और यदि साधन लागत पर इनको ज्ञात करें तो इसमें अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय को हम बाजार कीमत पर भी ज्ञात कर सकते हैं और राष्ट्रीय आय को हम साधन लागत पर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनका प्रयोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। अंतिम उपभोग के बाद इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे दूध से तैयार चाय को पीने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अतः चाय एक अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तुएं क्या हैं? इनका अंतिम उपभोक्ता उपभोग करता है और उपभोग के बाद उनकी उपयोगिता या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। जैसे कोई शर्ट है, उसे पहनने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त होने लगती है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिनका प्रयोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाता उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। उपभोग के बाद प्रायः इनकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जैसे यदि दूध का प्रयोग चाय बनाने के लिए किया जाए तो दूध मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? जिनका जो प्रयोग है वो अंतिम उपभोक्ता नहीं करता है। कौन करता है? मध्यवर्ती उपभोक्ता, ठीक है। और उस उपभोग के बाद या उस प्रयोग के बाद उनकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। जैसे दूध है, दूध का प्रयोग एक चाय विक्रेता यदि करे तो दूध क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तु। दूध से यदि चाय बना देता है तो चाय महंगी बिकती है दूध की अपेक्षा, तो दूध की उपयोगिता चाय बनाने पर और ज़्यादा बढ़ गई। तो क्लियर हो गया अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हैं। अब देखते हैं पूंजीगत वस्तुएं व उपभोक्ता वस्तुएं। पहले देखें पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स कौन सी हैं। वे वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य उत्पादन कार्य हेतु किया जाए उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम किसी और उत्पादन कार्य के लिए करते हैं तो वे पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मशीनें हैं, औजार, प्लांट आदि। यदि हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उससे क्या करते हैं? और ज़्यादा उत्पादन कार्य के लिए उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएंगी पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं या कंज्यूमर्स गुड्स क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनका उत्पादन अंतिम उपभोक्ता के उपभोग हेतु किया जाता है उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं? जिनके उत्पादन का लक्ष्य होता है अंतिम जो उपभोक्ता है उसकी आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है। जैसे चाय, शर्ट आदि। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय की अन्य संकल्पनाएं। अभी हमने राष्ट्रीय आय की 4 संकल्पनाओं के बारे में बात की थी। कौन कौन सी? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और हमने यह जाना था कि बाजार कीमतों पर भी इन्हें ज्ञात कर सकते हैं और साधन लागत पर भी इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो इन चारों के अलावा राष्ट्रीय आय की और भी कुछ संकल्पनाएं हैं, उनको देखते हैं। निजी आय या प्राइवेट इनकम क्या होती है? ये निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त आय निजी आय कहलाती है। निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त आय। जो निजी क्षेत्र है या प्राइवेट सेक्टर है उसको जो आय प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? निजी आय या प्राइवेट इनकम। दूसरा है वैयक्तिक आय या पर्सनल इनकम। ये क्या होती है? एक देश के सभी व्यक्तियों या परिवारों द्वारा एक वर्ष में वास्तविक रूप से प्राप्त आय वैयक्तिक आय कहलाती है। वैयक्तिक आय में पेंशन कटौती को नहीं जोड़ सकते। वास्तविक रूप का मतलब यह है जो आय वास्तव में प्राप्त हो। जैसे किसी व्यक्ति की जो आय है वह प्रति माह
20,000 रुपये है और उसमें से 2,000 रुपये पेंशन कटौती के रूप में सरकार काट लेती है, तो वास्तव में उसे कितने प्राप्त हुए? प्रति माह 18,000 रुपये। तो ये उसकी वैयक्तिक आय कहलाएगी। ठीक, वैयक्तिक आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभांश माइनस हस्तांतरित भुगतान। अगली है उपभोग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तियों तथा परिवारों के पास वैयक्तिक आय का वह भाग जो उपभोग के लिए काम आता है उसे उपभोग्य आय कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति या परिवार की जो वैयक्तिक आय है वह 18,000 रुपये है। अब 18,000 तो वह पूरा व्यय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सरकार को कुछ टैक्स भी चुकाने होते हैं, है ना। और उस 18,000 रुपये में से मान लीजिए उसने 1,000 रुपये का टैक्स चुका दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे उपभोग हेतु? 17,000 रुपये। ठीक है, तो ये कहलाएगी उपभोग्य आय। ठीक है, तो उपभोग्य आय ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक कर जैसे इनकम टैक्स आदि इनको घटा देते हैं।